उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर होंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना लेसन नंबर 4 या चौथा सबक, और आज हम पढ़ेंगे केस के बारे में और हम तफसील से जानेंगे कि केस क्या है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि केस देख के आप घबरा जाएंगे, ये कौन सी चीज़ आ गई सामने। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ है, इंशाल्लाह इसको हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम रिवाइज़ करते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा, ताकि जो कुछ हमने पढ़ा है उसका ताल्लुक़ आज के इस सबक से जोड़ दिया जाए। तो हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जुमले की किस्में कितनी होती हैं, और मैंने बताया था कि जुमले की बहुत सारी किस्में लोगों ने की हैं, लेकिन ये जो किस्म हम कल पढ़े हैं या पिछले सबक में पढ़े हैं जो किस्में, ये जो किस्में हैं ये माना के एतबार से हैं। ठीक है, क्या माना निकल कर सामने आ रहा है या फंक्शन या काम के एतबार से इसकी जो है लोगों ने 4 किस्में बताई हैं, जिसमें से पहली किस्म का नाम है डिक्लेरेटिव और एसेटिव सेंटेंस। इसके बारे में मैंने बताया था कि डिक्लेयर का क्या मतलब होता है, खबर देना, बताना, ऐलान करना। इसका मतलब होगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब वो जुमला जिसमें किसी चीज़ के बारे में आप खबर दे रहे हो। जुमले की दूसरी किस्म है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछना, सवाल करना। तो गोया कि हर वो जुमला जिसमें किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाए उसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा जुमला था इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव का मतलब होता है हुक्मिया, लाजमी। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि वो जुमला जिसमें हम किसी चीज़ का हुक्म दें या किसी चीज़ का मुतालबा करें या कोई सिफारिश करें या मशवरा दें, तो उसको हम बोलेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है, एक्सक्लेमेटरी का मतलब ही होता है ताज्जुब, हैरत, एहसासात। तो इसका मतलब वो होगा कि हर वो जुमला जो एहसासात के बारे में बात करे, जिसमें इंसान का अपना एहसास हो, उसका शऊर हो, कोई चीज़ देख के उसे खुशी मिले, ताज्जुब का इजहार करे, तो उसको हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये रहा कल का सबक जो हमने सीखा, माने के एतबार से जुमले की कुल 4 किस्में हैं। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सबसे पहला हमारा हिस्सा है वोकेबलरी यानी अल्फाज व मानी। और इसका तरीका आपको पता ही है कि हम आपके सामने स्क्रीन पर दिखाएंगे वर्ड, और आपको 3 सेकंड का मौका दिया जाएगा सोचने का, और फिर आपको जवाब दिखाया जाएगा। तो हमने कल आपको दिया था, वो था मौसमों के नाम। ठीक है, जिसमें से पहला है ऑटम। इसका मतलब होता है मौसम ख़ज़ा। दूसरा है समर, मौसम गर्मा या गर्मी। विंटर, मौसम सरमा या सर्दी। रेनी, बारिश। यहाँ पर लोग रेनी पढ़ते हैं जो कि गलत है, रेनी बिल्कुल नहीं पढ़ना, रेनी थोड़ा सा जल्दी करके, रेनी। ठीक है, इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। स्प्रिंग, मौसम बहार। ये मौसम होते हैं। अब हम बात करेंगे डायरेक्शंस की। ठीक है, जिसमें से पहला है मशरिक। आप इसे पूरब के भी नाम दे सकते हैं, मशरिक लिखा, मगरिब लिखा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मशरिक, ईस्ट, मगरिब, वेस्ट, शुमाल या शिमाल, नॉर्थ। लोग क्या इसको पढ़ते हैं नॉर्थ, जो कि गलत है, नॉर्थ। जुनूब, साउथ। ऊपर, अप। नीचे, डाउन। दाएं, राइट। कुछ लोग इसको राइट पढ़, राइट, नो, राइट। बाएं, लेफ्ट। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं अल्फाज मानी अफ़आल की,
और इसमें जो अफ़आल हैं इनकी पहली शक्ल अलग होती है, दूसरी और तीसरी शक्ल एक जैसी होती है, जिसमें से पहला है बेहोल्ड। अब इसको बी होल्ड नहीं पढ़ेंगे, बेहोल्ड, 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 मुशाहिदा करना। बेंड, बेंट, बेंट, झुकना। बाइंड, बाउंड, बाउंड, बांधना। ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड, खून बहना। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, लाना। आप इसको ब्राउट नहीं पढ़ेंगे, ब्रॉट, ब्रॉट। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं डेली मिनट्स के बारे में। तो क्वेश्चन है कि अगर कोई शख्स हमें कुछ दे रहा हो और हम उसको कबूल ना करना चाहे, तो कबूल करने ना चाहते हो का मतलब ही हम उसे मतलब डांट नहीं रहे हैं, चाहते ठीक है उसने मुझे दिया, खुशी हुई मुझे कि उसने पूछ लिया मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो उर्दू में बोलते हैं बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इंशाल्लाह फिर बाद में कभी, ठीक है। सियाक के हिसाब से हम जुमले बदलते हैं उर्दू में। तो इंग्लिश में भी चंद जुमले हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से पहला है नो थैंक यू, नो थैंक्स, नो थैंक यू वेरी मच, नो थैंक यू सो मच। और मैंने बताया कि यही वो पुरानी चीज़ें हैं थैंक्स से रिलेटेड ही, बस यहाँ आपने नो का इजाफा कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई इंसान हमसे कोई चीज़ तलब कर रहा हो और हम वो चीज़ उसे देना चाहते हो, ठीक है, मान लीजिए जा रहे हैं, वो आपके पास कलम है, वो आपसे कलम लेना चाहता है और आपसे कहता है कि सर मैं टेक योर पेन प्लीज़, तो आप देना चाहते हैं। अगर नहीं देना चाहते हैं तो कह सकते हैं नो आई एम सॉरी, ठीक है। लेकिन अगर देना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? यस प्लीज़। आप कह सकते हैं व्हाई नॉट। हम कह सकते हैं विथ ग्रेट प्लेजर। यहाँ आप प्लीज़र नहीं पढ़ेंगे, एक बार फिर से मैं यादा करना चाहूँगा जो ताकि आपके जहन में बात बैठ जाए। और आप जो मैं यादा करता हूँ इसको आप मत समझिएगा कि आप बार बार वही चीज़ बता रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यादा करने से चीज़ें जहन में बैठ जाती हैं, बात याद रखें आप। तो एक बार फिर से मैंने यादा कर दिया कि विथ ग्रेट प्लेजर, बाय ऑल मीन्स। और है ओ यस, ओ यस। तो ये हैं डेली मिनट्स के चंद जुमले जिनको आपको याद करना चाहिए और इनको इस्तेमाल भी करना चाहिए। अब हम आ रहे हैं रीडिंग प्रैक्टिस की तरफ। वैसे ये जो पैराग्राफ है ये आप कल पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आज कोई गलती ना हो, ठीक। मैंने सब कुछ बता दिया था आपसे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं रीडिंग प्रैक्टिस। आप मैच करेंगे कि आप किस तरह पढ़ रहे हैं और मैं किस तरह पढ़ रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ और पढ़ा है और तो आप उसको सही कर लीजिएगा। और इसका तरीका ये है कि आप कॉपी में प्लीज़ लिख लिया करिए कि ये चीज़ मैं गलत पढ़ रहा था या पढ़ रही थी, ये चीज़ सही है, ठीक है। इस चीज़ का आप ख्याल रखें, कॉपी में ज़रूर लिखें ये सारी बातें, ताकि बाद में आप दोबारा वो गलती ना करें, प्लीज़। ओके ओके, तो जैसा कि मैंने कल पढ़ा था एक बार फिर से पढ़ता हूँ, बस ये पास्ट में और पहला वाला प्रेजेंट में था, लेकिन फिर भी पढ़ना ज़रूरी है ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो आज मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सीधे पढ़ देता हूँ। I got up early in the morning and then I brushed my teeth and made ablution. Then I went to the mosque and prayed Fajr with Jamaat. After that, I sat in the mosque and recited some pages of the Holy Quran. After that, I came to my home and took a shower, and then I sat in the dining hall to take breakfast. After breakfast, I went to my college and studied there in class. I stayed there for hours and then I returned to my home and had my lunch
and then I took a rest for a while and then did my homework. In this way I passed my day today. अब हम ग्रामर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और जैसा कि आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने बताया था इसमें आपको जुमले का तयन करना है और मुझे लगता है बहुत मुश्किल नहीं रहा होगा, आसान सा है। तो आप लोग अपनी कॉपियाँ खोल लें और मैच करें कि आपने क्या लिखा है और ध्यान से सुने, ठीक है। जिसने कुछ और लिखा होगा इसका मतलब ये है कि गड़बड़ है, उसको आप सही कर लेंगे। पहला जुमला है रमन इज़ माई फ्रेंड। इसमें खबर दी जा रही है, इसलिए क्या होगा, ये होगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। गिव मी माई पेन, ये होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है या हुक्म दिया जा रहा है या मुतालबा किया जा रहा है। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तीसरा है वेयर डज ही लिव, ये होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें सवाल किया जा रहा है और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवालिया। डू यू हैव अ कार, ये भी इंट्रोगेटिव होगा क्योंकि इसमें भी पूछा जा रहा है क्या आपके पास कार है। हाउ ब्यूटीफुल द रोजेस आर, इसमें देखिए ताज्जुब है, हैरत पाई जा रही है, खुशी का इजहार है, उसको अच्छी लगी ये चीज़, तो इसलिए क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, ये आपका होगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि वो डॉक्टर नहीं है, ठीक है। इसमें भी नॉट के ज़रिए खबर दी जा रही है। अगला जुमला है वेयर वाज योर सन टुडे, इसमें सवाल किया जा रहा है कि आपका बेटा आजकल कहाँ था, तो सवाल किया जा रहा है तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आठवां है गो फ्रॉम हियर, इसमें जाने के लिए कहा जा रहा है, मुतालबा पाया जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। हाउ फास्ट यू ड्राइव द कार, इसमें भी ताज्जुब पाया जा रहा है कि कितनी तेजी से गाड़ी चलाते हो यार तुम, तो ये होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसके बाद है वाई वॉज आयशा अपसेट टुडे, आज आयशा अपसेट उदास क्यों थी, तो ये होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें सवाल पूछा गया है। ओके, इसमें सवाल पूछा गया है, तो यही सही उत्तर है या इसका सही जवाब है उर्दू में, और हिंदी में उत्तर है। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना आज का सबक, जिसको हम बोलते हैं केस। केस का मतलब उर्दू में भी बहुत सारे होते हैं। केस का मतलब होता है वो केस, जैसे कि कोई गलत काम कर दे, चोरी कर ले, तो केस करना वो अलग चीज़ है। केस का मतलब होता है हालत, हालत के माने में भी कैफियत या हालत, ठीक है। तो आज हम केस के बारे में पढ़ेंगे और हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नया हो, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इंशाल्लाह समझ में आएगा जब हम ये पूरा पढ़ लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ब्रेक ले लें ताकि माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, ठीक है। 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए, जितना भी हम चाहते हैं, हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। अब हम शुरू करने जा रहे हैं केस यानी हालत। केस के माने अगर आप देखेंगे तो हालत के होते हैं, ठीक है। हालत, या आप जो केस पुलिस स्टेशन पे जा करके या कहीं रजिस्टर करते हैं, ठीक है, वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हालत के माने क्या होंगे, केस। और ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में इसको हम इस्तेमाल करते हैं नाउन यानी इस्म के लिए या इसमें ज़मीर के लिए, ठीक है। जो लफ्ज़ केस है इंग्लिश ग्रामर में, इसका इस्तेमाल इसमें ज़मीर के लिए होता है या इस्म के लिए होता है, यानी नाउन या प्रोनाउन के लिए होता है। और इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, इसका इस्तेमाल इसलिए हम करते हैं ताकि ये बताएं कि ये जो नाउन या प्रोनाउन है ये किस हालत में इस्तेमाल हुआ है जुमले के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको मिसाल दूं, अहमद, ये अहमद है, ठीक है, जिससे कि एक नाउन है, इसका मतलब ये कि एक आदमी है। ये लफ्ज़ अहमद को अगर हम इस्तेमाल करना चाहें उर्दू ग्रामर में या उर्दू जुमले में, मिसाल के तौर पर, तो इसको हम 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 3 हालतों में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली हालत, या तो हम इसको फ़ाइल बना सकते हैं। दूसरी हालत, इसको मफ़ूल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी हालत इसकी हो सकती है मुज़ाफ़ इलैह के तौर पर, ठीक है। तो लफ्ज़ अहमद
ये इसम है यानी नाउन है, या आप प्रोनाउन को भी मान सकते हैं। इन दोनों को हम 3 हालतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ फाइल भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइल का मतलब होता है काम करने वाला, जो काम करने वाला हो। या फाइल का मतलब आप ये भी ले सकते हैं जिसके बारे में खबर दी जा रही है। मफूल का मतलब होता है आप कोई काम कर रहे हैं और वो काम किसी पे वाक़ हो, उसको हम कहेंगे मफूल। तो अहमद को हम मफूल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुज़ाफ़ इलैह का मतलब होगा वो किसी चीज़ की निस्बत कर दी जाए उसकी तरफ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मुज़ाफ़ इलैह। ठीक है, जैसे बुक ऑफ जैद, तो जैद की तरफ निस्बत कर दी गई बुक की, तो गोया कि जैद क्या हो गया, मुज़ाफ़ इलैह हो गया। अब हम इनको मिसालों के साथ समझते हैं। मैंने आपसे क्या बताया कि लफ्ज़ अहमद को हम 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो एज अ फ़ाइल, दूसरा एज अ मफ़ूल, तीसरा मुज़ाफ़ इलैह। फ़ाइल की मिसाल, अहमद आज स्कूल नहीं गया। इसमें लफ्ज़ अहमद ये फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, यानी किसके बारे में बात कर रहे हैं आप, अहमद के बारे में बात कर रहे हैं। या काम करने, जिसने काम नहीं किया वो कौन है, वो अहमद है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अहमद यानी फ़ाइल, काम करने वाले को क्या बोलते हैं, फ़ाइल, या जिसके बारे में खबर दी जाए ये भी आप कह सकते हैं। तो अहमद आज स्कूल नहीं गया, इसका मतलब ये है, इसको हमने अहमद को एज अ फ़ाइल यहाँ पर इस्तेमाल किया है। दूसरी मिसाल मफूल की, अहमद को हम एज अ मफूल इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आज उस्ताद ने अहमद को बहुत मारा। आज उस्ताद ने अहमद को बहुत मारा, मसलन हो सकता है उसने काम नहीं किया हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अहमद मारने का काम किस पे हो रहा है, अहमद पे हो रहा है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मफूल वाक़ हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे अहमद ये एज अ फ़ाइल वाक़ हो रहा है, जिसको आप सब्जेक्ट कह सकते हैं या डूअर कह सकते हैं। ये 2 शक्लें हो गई या 2 हालतें हो गई किसी नाउन या प्रोनाउन को इस्तेमाल करने की। इसकी तीसरी शक्ल है मुज़ाफ़ इलैह। ठीक है, मुज़ाफ़ इलैह के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसमें किसी चीज़ की निस्बत की जाती है किसी चीज़ की तरफ। जैसे कि मैंने अहमद की मिसाल दी थी, तीनों में अहमद अहमद अहमद। अब यहाँ पे अहमद की वालिदा, ठीक है, यहाँ पे अहमद ये मुज़ाफ़ इलैह है। ठीक है, क्योंकि वालिदा की निस्बत की गई अहमद की तरफ। ठीक है, किसकी वालिदा, अहमद की वालिदा की तबीयत ख़राब है। ठीक है, तो ये मुज़ाफ़ इलैह वाक़ यहाँ पे की रहेगा, अहमद की वालिदा की तबीयत ख़राब है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लफ्ज़ अहमद 3 सूरतों में इस्तेमाल हुआ है, फ़ाइल की हालत में, मफ़ूल की हालत में, मुज़ाफ़ इलैह की हालत में। ठीक है, तो यही चीज़ इंग्लिश में भी होगी, यानी कोई भी नाउन या प्रोनाउन, जिसे आप इसम कहते हैं या ज़माइर कहते हैं, इसको हम इंग्लिश ज़ुबान में सिर्फ़ और सिर्फ 3 हालतों में ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, या तो वो फ़ाइल के तौर पर आएगा, या मफ़ूल के तौर पर आएगा, या मुज़ाफ़ इलैह के तौर पर आएगा। काम सबका वही होगा, बस नाम बदल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में अगर कोई नाउन है और एज अ फ़ाइल इस्तेमाल हुआ है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, सब्जेक्टिव केस, यानी हालत फ़ाइली में, जिसे आप कह सकते हैं उर्दू में। तो जब कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ हो तो उर्दू में उसको फ़ाइल कहते हैं, और इंग्लिश में हम उसको कहेंगे सब्जेक्टिव केस में ये नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज़, मफूल के तौर पर अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस, यानी जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी जुमले में एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ हो या एज अ मफूल इस्तेमाल हुआ हो। मफूल का मतलब आप कोई काम कर रहे हो और कोई काम किसी उस पर वाक़ हो तो उसको मफूल कहते हैं। अगर आपने मदरसे में पढ़ा होगा तो बहुत ज़्यादा समझ गए होंगे मफूल के माने, लेकिन जो लोग नहीं समझ सकते हैं वो ये समझें कि जैसे कि मैंने जैद को मारा, तो जैद को मैंने मारा। ठीक है, मारने का काम किस पे हो रहा है, जैद पे, तो ये जैद मफूल होगा। और अगर हम कहें जैद आया तो जैद फाइल होगा, काम करने वाला जैद है। ठीक है, तो वही चीज़ जो आप मफूल कह रहे थे उर्दू में, वही चीज़ इंग्लिश में आकर के क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव केस में ये इस्तेमाल हो, यानी ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। या तो वो मुज़ाफ़ इलैह के तौर पर इस्तेमाल होगा, जिसको हम कहते हैं पजेसिव केस। पजेशन का मतलब होता है कब्जा, मिल्कियत। ठीक है, पजेसिव केस का मतलब होगा कि इजाफत या मिल्कियत वाली हालत, जिसमें किसी चीज़ की मिल्कियत को आप साबित करते हैं। जैसे कि एक कलम है, ठीक है, ये कलम किसका है, ये जैद का कलम है। तो यहाँ पे अभी तक कलम था, ये कलम है, लेकिन जब आपने कह दिया ये जैद का कलम है तो इसका मतलब आपने कलम की निस्बत या कलम का जो ऑनरशिप है या कलम का जो मालिक है वो कौन है, जैद है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, जैद का उसका मालिक बना दिया,
जैद को उसका मालिक बना दिया, तो इस तौर पर ये क्या हो गया, ये आपका हो गया मुज़ाफ इलैह। तो या तो वो मुज़ाफ इलैह के तौर पर इस्तेमाल होगा, या हालत फ़ाइल में इस्तेमाल होगा, या एज मफ़ूल इस्तेमाल होगा। वही चीज़ है, बस इसका नाम बदल जाएगा। तो जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन को अपने जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो यही 3 शक्लें ही बनती हैं। तो सब्जेक्टिव किस किसे कहेंगे? इंग्लिश ज़ुबान का हर वो नाउन या प्रोनाउन जो एज अ फाइल या एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो उसको हम कहेंगे सब्जेक्टिव केस। मिसाल के तौर पर अब्दुल रहमान वाज गिविंग अ स्पीच। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अब्दुल रहमान ये खुतबा दे रहा था या तकरीर कर रहा था। तो यहाँ पे लफ्ज़ अब्दुल रहमान ये नाउन है, ठीक है, ये नाउन है, और यहाँ पे ये एज अ फाइल इस्तेमाल हुआ है, यानी कौन खुतबा दे रहा था? अब्दुल रहमान। तो इसलिए अब्दुल रहमान को हम सब्जेक्ट कहेंगे, या आप सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब्दुल रहमान यहाँ किस हालत में इस्तेमाल हुआ है? सब्जेक्ट की हालत में इस्तेमाल हुआ है। दूसरी मिसाल है ही इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पे ही प्रोनाउन है, लेकिन इस जुमले में एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, जिसे आप मुब्तदा कह सकते हैं। यहाँ पे इसको फाइल ना कहें, मुब्तदा कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो इसको हम कहेंगे ही के बारे में बात की जा रही, ठीक है। सब्जेक्ट किसे कहेंगे? जिसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे ही इज़ अ डॉक्टर, तो गोया कि ही के बारे में बात की जा रही है, तो इसलिए हम कहेंगे ही इज़ अ डॉक्टर। यहाँ पे ही एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, या सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ है। अगर हम बात करें रमेश वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग हॉल, रमेश डाइनिंग हॉल में बैठा हुआ था, तो यहाँ पर रमेश भी एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ, क्योंकि रमेश के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे ये जो नाउन या प्रोनाउन यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं एज अ फाइल इस्तेमाल हुए हैं, और इंग्लिश में एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुए हैं, या एज सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हुए हैं, या सब्जेक्टिव केस में हैं। इसकी दूसरी किस्म के बारे में हमने पढ़ा जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव केस, यानी इसकी तारीफ क्या होगी? वो नाउन या प्रोनाउन जो एज एन ऑब्जेक्ट या एज अ मफूल वाक़ हो जुमले के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस में है। मिसाल के तौर पर ही बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी। तो यहाँ पे खरीदने का काम किस पे हो रहा? कार पे हो रहा, ठीक है। तो आपको कार को क्या कहेंगे? यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, या ऑब्जेक्टिव केस में है। दूसरी मिसाल, द टीचर कॉल्ड हिम, उस्ताद ने उसे बुलाया, उसे फ़ोन किया, जो भी मान आप दें। तो यहाँ पे हिम ये प्रोनाउन है, और किस केस में है? ऑब्जेक्ट की केस में। किसको बुलाया? उसको बुलाया, ठीक है। तो यहाँ पे हिम को कहेंगे एज एन ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्टिव केस में है। आई विल बीट यू, आई विल बीट यू, मैं आपको मारूंगा, आपको पीटूंगा, या आपको मारूंगी या पीटूंगी। तो यहाँ पे यू कैसे इस्तेमाल हुआ है? यू की क्या कंडीशन है यहाँ पे? यहाँ पे यू एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि मारने का जो काम होगा, जो भी हुआ नहीं है लेकिन होगा, तो किस पे होगा? तुम पर होगा, या आप पर होगा, या तुझ पर होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नाउन या प्रोनाउंस जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं, इनकी हालत अलग है पहले के मुकाबले में। पहले वाले में एज एन सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे थे क्योंकि उनके बारे में बात की जा रही थी, लेकिन इस वाले में एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुए हैं क्योंकि इन पर काम वाक़ हो रहा है। तो वही चीज़ है, नाउन प्रोनाउन ही है, लेकिन इनकी हालत बदल रही है सिचुएशन के एतबार से, इसलिए इनके नाम भी बदल रहे हैं। अगर हम बात करें इसके तीसरे किस्म की, इसकी तीसरी किस्म है पॉजेसिव केस। तो मैंने बताया हालत इजाफी में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि रेहान्स डैड इज़ नॉट हियर। तो रेहान यहाँ पे एक इसम है, एक नाउन है, लेकिन रेहान्स डैडी, रेहान के अब्बू, यहाँ पे रेहान की डैडी की निस्बत की गई रेहान की तरफ। तो ये रेहान एज अ सब्जेक्ट नहीं है, एज एन ऑब्जेक्ट भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे पॉजेसिव केस में है, हालत मिल्कियत या हालत इजाफी में है, या मुज़ाफ इलैह है। तो यहाँ पे रेहान किस हालत में है? रेहान जो है ये हालत इजाफी में है। दूसरी मिसाल आप देखेंगे, अहमद कार इज़ न्यू, अहमद की कार नई है, अहमद की कार नई है। उर्दू में कार बोलेंगे, आप कार नहीं कहेंगे। अहमद की कार नई है। तो यहाँ पे देख रहे अहमद बस एक नाउन है, एक आदमी है, एक शख्सियत है, लेकिन हम किस हालत में? ये सब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, बल्कि ये एज पॉजेसिव केस इस्तेमाल हुआ क्योंकि ये मालिक बन गया कार का, ठीक है। तो कार की निस्बत अहमद की तरफ कर दी गई है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये पॉजेसिव केस में है। इसकी तीसरी मिसाल है माई मोबाइल इज ओल्ड, माई मोबाइल इज ओल्ड, मेरा मोबाइल
पुराना है। तो यहाँ पे माई जो कि आई था असल में, है ना, आई था जो कि माई हो गया अकॉर्डिंग टू नीड, कायदे के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ पे माई जो है ये पॉजेसिव केस के तौर पर इस्तेमाल हुआ क्योंकि इसमें मिल्कियत साबित हो रही है मेरी, मेरा मोबाइल, मेरा सामान, इसकी तरफ। तो इसलिए मैं कहूँगा कि माई यहाँ पे पॉजेसिव केस है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए कि वो एक बच्चा है, ठीक है। तो आप नाउन या प्रोनाउन को एक बच्चे के तौर पे आप मान लें, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है। अगर वो बच्चा बैठा है, उसकी हालत क्या होगी, आप क्या कहेंगे, आप उसे कहेंगे बैठा है, बैठा हुआ या बैठा है। लेकिन अगर वही बच्चा खड़ा हो, वो बच्चा खड़ा हो, उसकी हालत क्या होगी, आप कहेंगे खड़ा है या खड़ा हुआ है या खड़ा, ठीक है। एक बच्चा जो सो रहा है, अब उसे क्या कहेंगे, सोया हुआ है या सोई हुई अगर बच्ची है, या सोया हुआ है, ठीक है। तो ये बच्चा ही है लेकिन उसकी हालत बदल रही है, कभी वो बैठा है तो आप क्या कहते हैं बैठा है, वो खड़ा है तो आप कहते हैं खड़ा है, वो सोया हुआ है तो आप कहते हैं सोया है। यही चीज आपके नाउन और प्रोनाउंस में भी होगी। अगर नाउन और प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट आया हुआ तो हम कहेंगे कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में है। अगर वो एज एन ऑब्जेक्ट आया हुआ तो हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस में है। अगर वो मुजाफ इले के तौर पर आया हुआ है तो हम कहेंगे कि वो पॉसेसिव केस में। यही तीनों सूरतें हैं इसकी, ओके। तो यही चीज है, अगर आप इसको समझ गए हो तो आप समझ जाएंगे कि नाउन या प्रोनाउन एक बच्चे की तरह है। अगर बच्चा बैठा है तो आप कहेंगे बैठा है, उसकी हालत अगर खड़े होने की तो आप कहेंगे खड़ा है, अगर आप कहेंगे वो बच्चा सोने की हालत में तो कहेंगे वो सोया हुआ है। सेम केस वही है आपके नाउन या प्रोनाउन का। अगर वो एज अ फाइल इस्तेमाल हुआ तो आप फाइल कहेंगे, इंग्लिश में उसी को आप सब्जेक्टिव केस कह देंगे। अगर वो एज अ मफूल है जिसको आप इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव केस कह देंगे। अगर वो हालत इजाफी में तो आप कहेंगे पॉसेसिव केस में इस्तेमाल हुआ है। तो आज के सबक में हम बस इतना पढ़ेंगे ताकि बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो आपके लिए। और तो इसका खुलासे कलाम ये है कि अगर कोई नाउन या प्रोनाउन किसी जुमले में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ तो कहेंगे ये सब्जेक्टिव केस में है। सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में बात की जाए या जो काम करने वाला है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस किसे कहेंगे, जो इस या इसमें ज़मीर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो जुमले में, उसको हम कहेंगे कि सब्जेक्टिव केस में है। अगर कोई नाउन या प्रोनाउन जुमले में ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ तो हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस में है। और अगर कोई नाउन या प्रोनाउन मुजाफ इले के तौर पर इस्तेमाल हुआ जुमले में तो हम कहेंगे कि वो पॉसेसिव केस में है। यही है आज के सबक का खुलासा। एक चीज आपको ध्यान देनी है, क्या आपको ध्यान देनी है, ध्यान ये देनी है कि इसम यानी जो नाउन है ये तीनों हालतों में एक ही जैसा रहता है, चाहे हालत फ़ाइली में लें, चाहे आप मफूल के तौर पर लें या मुज़ाफ़ इलैह के तौर पर लें। जैसे कि अहमद है, अहमद आप हमेशा अहमद ही इस्तेमाल करेंगे, आप उसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। लेकिन जो प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट के तौर पर कुछ और इस्तेमाल होंगे, ऑब्जेक्ट बनेंगे तो कुछ और इस्तेमाल होंगे, और अगर पॉसेसिव केस में इस्तेमाल हो रहे हैं तो कुछ और बनेंगे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह इनको हम तफसील से कल सीखेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने नोट आपके सामने रखा है, यानी जो दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर फ़र्क को, इनको हम कल सीखेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि कल इसमें हम आपको प्रोनाउंस को छाट के बताएंगे कि ये पॉसेसिव, जैसे आई को पॉसेसिव केस में कैसे कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में कैसे कहेंगे, सब्जेक्टिव केस में कैसे कहेंगे। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर मैं आज ही कर दूं, तो इसलिए आज हम इन्हीं पर इक्तिफा करते हैं, आपको इनको समझना होगा। और दूसरी बात कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसको हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम जुमले बनाएंगे, जुमले बनाना शुरू करेंगे तो हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी नाउन, प्रोनाउन, पॉसेसिव केस, सब्जेक्टिव केस। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन बातों को अभी जान लें ताकि आगे के जो हमारे दुरूस हैं जब हम सुनेंगे तो हमें समझने में आसानी हो। और अगर आप एक बार समझ लें, कोशिश कर लें, अगर याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप बिल्कुल ना घबराएं कि कितना मुश्किल पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप बार बार जब सुनेंगे तो इंशाल्लाह वो आपके जहन में चीज़ बैठ जाएगी। लेकिन आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो जब इंशाल्लाह हम दोबारा उसको सुनेंगे, मान लीजिए मैंने कहा प्रोनाउन सब्जेक्ट, तो आपको इंशाल्लाह वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो बार बार जब सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चल रहे हैं एक्सरसाइज की तरफ। हमारा एक्सरसाइज आज चूँकि हमने भी पढ़ा है तो हम एक्सरसाइज करेंगे, और हमारे कानून के मुताबिक या पैटर्न के मुताबिक हम सबसे पहले अल्फाज व मानी सीखेंगे। एक बार फिर से आपके सामने वही चीज़ें जिनको आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम सीखेंगे। क्यों?
ताकि आपका नुत्क सही हो और आप बिल्कुल वसूख के साथ बोलें कहीं जा करके। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमारी जब आप क्लास कर लेंगे तो आपको अपने आप पे भरोसा हो जाएगा। चूंकि मैं एक एक वर्ड सुन के आता हूँ सही से, ताकि मैं गलत ना पढ़ा दूँ। ठीक है, और मैं आपको सच बताऊं कि आप लोगों को पढ़ाने से मेरा इतना फ़ायदा हो रहा है कि मैं क्या बताऊं। मैं भी बहुत से वर्ड को गलत पढ़ता था, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ रहता हूं, मैं भी उर्दू ही बोलता हूं, उर्दू में जो इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल होते हैं, तो इससे मेरा जो नुत्क है वो काफ़ी, मतलब कहीं कहीं, हर जगह तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक मैं पाता हूँ कि मैं गलत पढ़ता था। जैसे कि प्लीज़र मैं भी पढ़ता था, साफ तौर पर अगर कहूँ मैं, प्लीज़र मैं भी पढ़ता था, लेकिन अभी मैं आपको जब पढ़ाना शुरू किया, जैसा कि मैं बताऊँ, मैं सुनकर आता हूँ सारी चीज़ें, देख दाख के, गहरा मुताला करके, तो मुझे पता चला कि ये गलत है, ना अमेरिकन में ना ब्रिटिश में, तो इसलिए प्लीज़र ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये फ़ायदा हो रहा है मेरा भी, तो ये समझिए कि आप लोग भी मेरे टीचर हैं एक नाहिए से। ओके, तो हम आपको सिर्फ पढ़कर सुनाएंगे, और कहीं कहीं लोग बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गलत पढ़ देते हैं, तो उसको हम बताएंगे कि यहाँ पे लोग कैसे गलत कर देते हैं। ओके, 1, 1, इसको तो हर कोई सही पढ़ता है। 1, 2, 2, 3, 3। यहाँ पे मैंने बताया था जब थैंक यू में कि थोड़ा सा मतलब सा और सीन की आवाज़ निकालेंगे। आप 3 नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? आप 3 नहीं कहेंगे, 3 पीपल, नो, 3 आप नहीं बोलेंगे, 3, 3। ओके, थोड़ा सा सा और ता के दरमियान, और रा को थोड़ा सा पुर पड़ेंगे, थ्योरी भी नहीं कह देंगे आप, 3। ओके, 4, 4, 5, इसको लोग पढ़ते हैं 5, कुछ लोग 5 बा की आवाज़ लगा लेते हैं, जो कि गलत। हम क्या पढ़ेंगे? 5, 5, 6, 6, 7। क्या है ये? 7। लोग क्या पढ़ते हैं? 7। कुछ लोग पढ़ते हैं 7, 7 तो बहुत आम है, 7, 7 बहुत आम है। कुछ लोग पढ़ते हैं 7, कुछ लोग पढ़ते हैं 7, जबकि सही क्या है? जल्दी से पढ़ेंगे, 7, 7, 8, थोड़ा सा 8, 8। ओके, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, 8। हम लोग क्या पढ़ते हैं? 8, डायरेक्ट 8। ठीक है, ये गलत है। थोड़ा सा आप डाउन करेंगे, 8, थोड़ा सा टोन चेंज करेंगे और कहेंगे 8, 9, 9, 10, 10। ये आपका है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? 11, जबकि सही क्या होगा? 11। क्या होगा? 11, 11। ठीक है, 11 या दूसरा जो भी आप पढ़ रहे हो वो नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जल्दी से? 11। इसको पढ़ेंगे 12, 12। हम लोग क्या पढ़ते हैं? 12, बा की आवाज़ निकाल देते हैं, जो कि गलत है। हम क्या पढ़ेंगे? 12, 12। उसके बाद है 13, था बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा सा और ता की आवाज़, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हम लोग पढ़ते हैं 20, नो 20, जल्दी से 20। ओके, तो ये सही नुत्क है इन आदद का। अब आप बिल्कुल भी ना घबराएं कि हम आपको 100 तक पढ़ाएंगे, अब नहीं, बस ये हो गया। ठीक है, अब हम कल दूसरा पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि सारी अदद जो बनेंगी अब, वो 1 से जुड़कर ही बनेंगी। ठीक है, 1 से जुड़कर बनेंगी। ठीक है, मान लीजिए अब 21 कहना चाहते हैं तो कहेंगे 21। तो आपको ये जो प्रोनाउंसिएशन है इन 10 का, इनको आपको सही करना होगा। ओके, बाकी जो दहाइयाँ हैं, मान लीजिए 30, 40, 50, उनको हम कल सीख के जल्दी से आदत पूरी कर लेंगे। तो गोया कि हमने आपको 2 दिन, दो क्लासों में ही हमने आपको 100 तक गिनती सिखा दी। देखिए कितना शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ आप लोगों को, फिर भी आप लोग जल्दी मचाए हुए हैं कुछ लोग। ठीक है, तो जल्दी ना मचाए, मैं जानता हूँ कि क्या पढ़ना है आपको। हाँ,
तो यहाँ पे देखिए ये आप इनको सही कर लेंगे तो फिर आपको यही, अगर आप 20 सही कर लें तो फिर इंशाल्लाह कभी गलती नहीं होगी। अब 1000 वगैरह को कल पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लें। ठीक है, तो आप इन्हीं को आप सही कर लें तो इंशाल्लाह आपका जो नुत्क है, जो लहजा है, या वो पढ़ने का अंदाज है, वो सही हो जाएगा। तो आज से इसको 11 नहीं कहेंगे, 11, 12, 7, 7 या 7 नहीं, 7, 8 नहीं, 8, इस तरह पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही पढ़ेंगे आज से। ओके, अब हम आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा अल्फाज मानी। और ये फेल ऐसा है जिसका फर्स्ट फॉर्म है अलग और सेकंड और थर्ड अलग हैं, लेकिन ये दोनों सेम एक जैसे हैं। तो पहला वर्ड है आपका बिल्ड, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बिल्ड, बिल्ड इसका मतलब होता है बनाना। अब बिल्ड का मतलब तामीर करना भी हो सकता है, आप बनाना याद रखें इंशाल्लाह। घर बनाने के मायने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर तामीर करना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो ज़्यादा करीब तर माना है वही हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। उसके बाद है बर्न, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बर्न, बर्न इसका मतलब होता है जलना और जलाना दोनों होता है। उसके बाद है बाई, बाई मीन्स क्या होता है, खरीदना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म बॉट, इसको लोग क्या पढ़ते हैं, बाउट, जो कि गलत है। क्या पढ़ेंगे हम, बॉट, इसका मतलब खरीदना। कैच, कैच, कैच नहीं, कैच जल्दी से। जैसे अगर आप आ का प्रोनाउंसिएशन सही कर लें, ए नहीं पढ़ेंगे, ए थोड़ा सा, तो आपको आसानी होगी नुत्क को सही करने में। ठीक है, अब बिल्कुल ए ई भी मत कर दें, आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, तो कहेंगे कैच। सेकेंड और थर्ड फॉर्म है कॉट, काउट नहीं, काउट गलत है, कॉट, कॉट इसका मतलब होता है पकड़ना। उसके बाद है डील, डील का मतलब होता है मुआमला करना, डील का मतलब होता है सुलूक भी करना भी होता है। डील, डील का मतलब होता है चैलेंज का मुकाबला करना, यानी कैसे मतलब हल करने के माने भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन मुआमला करना ज़्यादा इस्तेमाल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा मुआमला करना। अब लोग इसको बोलते हैं डील्ट, डील्ट जो कि गलत है, डील्ट नहीं है बल्कि क्या है, डेल्ट। ठीक है, डील, डेल्ट, डेल्ट। ठीक है, तो आप इसको पढ़ेंगे डेल्ट, डेल्ट। ओके, तो हमारा आज का वर्ब है। अब हम आगे चल रहे हैं डेली मिनट्स की तरफ, और डेली मिनट्स में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही बड़ा तोहफ़ा। और वो तोहफ़ा है कि अगर हम किसी मजलिस में बैठे हों, वो तोहफ़ा है कि अगर हम किसी मजलिस में बैठे हों और कोई सवाल करना चाहते हों, तो इस सूरत में हम क्या इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे या क्या इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत सारे तरीक़े हो सकते हैं, जिसमें से ये है कि आप कह सकते हैं सर may I ask you a question, sir may I ask you a question, सर क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ। सेकंड में भी सर आई हैव अ क्वेश्चन, सर मेरे पास एक सवाल है, हाथ उठा करके। अगला हो सकता है सर मे आई हैव अ क्वेश्चन, सर क्या मैं एक सवाल रख सकता हूँ आपके सामने, यानी सर क्या मैं सवाल कर सकता हूँ। अब लफ्ज़ सर को पढ़ने में लोग बिल्कुल सर कह देते, सर, ठीक है, उर्दू में चलेगा सर ही होगा। कुछ लोग सार, वो अलग हो जाता है, अलग ही टोन है। कुछ लोग सर, बहुत ज़्यादा, मतलब सब गलत है। बहुत सिंपल सा सर, थोड़ा सा आप रा पुर कर दें, बहुत अच्छा लगता है। सर मे आई आस्क, आसक नहीं होगा, सर मे आई आस्क योर क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन। ओके, थोड़ा सा चा और शाह की आवाज़ आएगी। सर मे आई आस्क योर क्वेश्चन, सर आई हैव अ क्वेश्चन, हाथ उठा करके, सर मे आई हैव अ क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको पढ़ेंगे और इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तोहफ़ा आपके लिए, अगर हम मान लीजिए किसी ने सवाल कर लिया और हम जो है फ़ौरन सुनना चाहते हैं, तो हम क्या कहेंगे। ठीक है, हम बोलते हैं ठीक है बोलिए जी, क्या सवाल है आपका, बताइए क्या सवाल करना चाहते हैं, जी साहब बताइए। इंग्लिश में कैसे कहेंगे उसको, इंग्लिश में कहेंगे यस प्लीज़। दूसरा हो सकता है यस प्लीज से व्हाट इज योर क्वेश्चन, यस प्लीज से व्हाट इज योर क्वेश्चन।
ये थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, तफसीली गुफ्तगू हो जा रही है। आप कह सकते हैं यस प्लीज से योर क्वेश्चन। आप कह सकते हैं यस प्लीज व्हाट्स योर क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन यस प्लीज शॉर्टली बहुत ज़्यादा, जी उर्दू में बोलते हैं जी बताइए, तो यस प्लीज। अरबी में बोलते हैं तफद्दुल, नाम तफद्दुल, ठीक है। तो शॉर्ट वाला ही इस्तेमाल करें, यस प्लीज़। लेकिन ये भी चीज़ें आप जानें ताकि कभी ज़रूरत पड़ सकती है सीयाक़ो सबाक़ के एतबार से। उसके बाद है, अगर हम उसका सवाल फ़ौरन नहीं सुनना चाहते, मिसाल के तौर पर कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप कोई सवाल कर रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, फिर मैं आपके सवाल को सुनूँ और उसका जवाब दूँ, तो मैं क्या कहूँगा, 1 मिनट बस, ज़रा सा साहब, जनाब ज़रा सा मौलाना साहब, थोड़ा बस 1 सेकंड मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, जो भी हम कहते हैं उर्दू में। इंग्लिश में कैसे कहेंगे हम? जस्ट अ सेकंड प्लीज़, जस्ट अ सेकंड प्लीज़, बस 1 सेकंड प्लीज़। हम कह सकते हैं जस्ट अ मिनट प्लीज़, कभी कभी हम सेकंड बोलते हैं तो कभी कभी मिनट बोलते हैं, तो जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। जस्ट अ सेकंड प्लीज़, जस्ट अ मिनट प्लीज़। आप कह सकते हैं प्लीज़ वेट अ मिनट, प्लीज़ वेट अ मिनट। आप कह सकते हैं प्लीज़ अ सेकंड भी, ठीक है। अगला है, जब हम किसी से बात कर रहे हैं और उसकी बात किसी वजह से साफ तौर पर नहीं सुन सके, तो हम क्या कहेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आप हम मेरे सामने बैठे हैं, आप कुछ कह रहे थे मुझसे, लेकिन हवा चली या लाइट आ गई, पंखा तेज़ या तेज़ हो गया तो हम सुन नहीं सके, या पड़ोस में शोर हो रहा है तो हमें सुनाई नहीं दे, किसी भी कोई भी वजह हो सकती है, तो हम कहते हैं जी, थोड़ा सा मतलब जी, है ना। हम कहते हैं जी टोन बदल करके, या एक बार फिर से कहें, फिर से कहेंगे, जो भी हम उर्दू में बोलते हैं। हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पार्डन मी, पार्डन मी, ठीक है। पार्डन मी, मुझे माफ़ करें मैं सुन नहीं पाया आपको। हम कह सकते हैं कैन यू से अगेन, कैन यू से अगेन, क्या आप दोबारा कह सकते हैं। और हम कह सकते हैं कुड यू प्लीज़ रिपीट, कुड यू प्लीज़ रिपीट। आप यहाँ को कुड को कैन में भी चेंज कर सकते हैं और कहेंगे आप कैन यू प्लीज़ रिपीट, बट कुड ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम इंशाल्लाह जब कैन और कुड को पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे क्या डिफरेंस है कैन यू से अगेन कहने में और कुड यू से अगेन, फ़र्क है, तो इंशाल्लाह इसको हम सीखेंगे। लेकिन ये इंटरमीडिएट लेवल में है कैन कुड वगैरह। तो कैन यू से अगेन का मतलब होगा कि आप दोबारा कह सकते हैं। कुड यू प्लीज़ रिपीट, क्या बराए करम आप अदा कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं आपने क्या कहा, आपका क्या सवाल था। अगला हो सकता है कुड यू प्लीज़ रिपीट वन मोर टाइम, कुड यू प्लीज़ रिपीट वन मोर टाइम, क्या एक बार आप दोबारा कह सकते हैं अपनी बात को। तो जो भी तरीक़े हैं, जैसे उर्दू में मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं, वैसे इंग्लिश में भी मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, और ये सारे तरीक़े हैं जिनको आपको जानना चाहिए, और ये सारी चीज़ें आप याद कर लें, क्योंकि जो भी आपको जुमले बताए जाएंगे या जो भी आपको आदाब अभी बताए जा रहे हैं, वो इसीलिए हैं ताकि आप इनको याद अभी से कर लें, ताकि जब आप बातचीत करें तो आपको आप सोचें नहीं क्या बोलना है, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर लें अच्छी खासी अपनी। और यही सारी चीज़ें स्पीकिंग में आएँगी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यही सारी चीज़ें स्पीकिंग में आएँगी जिसके लिए आप जो है जल्दी मचाए हुए हैं, आप जल्दी ना मचाएँ। इंशाल्लाह अब मैं आपको धीरे-धीरे सीढ़ी पर चढ़ा रहा हूँ, ठीक है? और मैंने आपको फ़ोटो में दिखाया था कि आप फ़ौरन वहाँ मत पहुँचने की कोशिश करें, वरना वहीं के वहीं रह जाएँगे। बल्कि आप एक कदम चढ़ें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर आप देखेंगे कि एक दिन इंशाल्लाह आप वहाँ तक पहुँच जाएँगे। अब हम बात करते हैं रीडिंग प्रैक्टिस की। हमारी जो अगली मश्क है वो रीडिंग प्रैक्टिस की है, और ये आपका होमवर्क है, और ये कहानी है जिसको हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, वही कहानी यहाँ पर भी लिखी हुई है, ठीक है। बस आपको इसकी रीडिंग करनी है और कोई गलती ना हो, आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए। अब आप इसको यूट्यूब से भी ले सकते हैं, वेबसाइट से भी ले सकते हैं, किताब से भी ले सकते हैं, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ से। लेकिन अगर आप किताब से लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, आप वहाँ अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप वहाँ निशान लगा सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, आपके हक़ में जो भी बेहतर आप वही करें। अब हमारा है ग्रामर एक्सरसाइज। हम चूँकि ग्रामर हमने सीखा है आज, है ना, ग्रामर भी हमने पढ़ा है कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस, ठीक है। तो उसके लिए हमने आपको 10 जुमलों का इंतज़ाम कर दिया है आप, और यहाँ पे जो निशान लगा है आप वही खाली करेंगे, ठीक है। जैसे माई, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसा सेकंड में हाईलाइट कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर माई को आप करेंगे तो इसकी भी अपनी एक केस बनेगी, ये प्रोनाउन है, लेकिन आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे मैंने बोल्ड में कर रखा है तो आपको उन्हीं को करना है, सारों को नहीं करना, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, ये जुमले आप कॉपी में लिख लें हस्बे मामूल, जैसे कि मैं बताया हूँ, और लिखें कि यहाँ पे लिखें रियाज
यहाँ पे जो भी होगा मैं अभी नहीं बताऊँगा, ठीक है? आप एक बार पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, उसके बाद आप इसी तरह लिखेंगे, ठीक है? करीम, अब लिखेंगे करीम यहाँ पे किस हालत में है, जो भी होगा सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव। तो इस तरह से आप पहले आप पढ़ेंगे, अगर समझ में नहीं आया है तो अब एक बार फिर से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन जो मैंने आपको मिसाल दी है बच्चे वाली, अगर आप वो समझ जाएंगे तो ये भी समझ जाएंगे। यानी हालत के हिसाब से हम नाम देते हैं। अगर बच्चा खड़ा है तो उसको बोलेंगे खड़ा है, बैठा है तो कहेंगे बैठा हुआ है, सोया हुआ तो उसको बोलेंगे सोया हुआ है। तो उसकी जो हालत है उसके हिसाब से बच्चा ही है, वही सेम बच्चा है, लेकिन हमने हालत के हिसाब से उसको नाम दिया। तो यही चीज़ नाउन प्रोनाउन वगैरह में भी होगी। तो इस तरह से आज का भी हमारा सबक मेरे ख्याल से कामयाब रहा और मुझे लगता है आपने एंजॉय किया। तो इस तरह से हमारा सबक चलता रहेगा इंशाल्लाह, और हम धीरे धीरे इंशाल्लाह सीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपको अंदाज़ा हो कि आप पहले कहाँ थे, बिल्कुल पहली सीढ़ी पे थे, लेकिन आज आपने चौथा लेसन पढ़ लिया, गोया कि आप 4 सीढ़ी चढ़ चुके हैं। इस चीज़ को आप बिल्कुल भी ना भूलें कि इंसान धीरे धीरे तरक्की करता है।